अर्थमेटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। तो कुछ ही टॉपिक मुझे लग रहा है कि क्या बचा है, एज प्रॉब्लम बचा है। उसके बाद मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है सब कुछ पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद एडवांस में अभी 2-3 क्लास तो मैं मिसलेनियस होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो किसी भी टॉपिक में तो इंक्लूड नहीं है लेकिन पेपर में आती है। वो रेशियो में छोड़वाया, वो मिसलेनियस में कंप्लीट करता हूँ। ऐसा होता है क्लासेस का शेड्यूल से बनाए हुए रोमेंटिक की 9 क्लास, रोमेंटिक 9 क्लास में क्या बनाने हैं? नहीं है लास्ट वाली क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी नाउ सेम टाइम में, अगर हम बात करें धारा के विपरीत दूरी चल रही है और धारा के, अगर आप सेम टाइम में चलेंगे तो धारा के विपरीत ज़्यादा चलेंगे, धारा की दिशा में ज़्यादा चलेंगे ना। तो मैंने आपसे कहा टाइम कांस्टेंट है तब भी x y का रेशियो निकाल लोगे, और डिस्टेंस कांस्टेंट है तब भी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम का रिलेशन दिया जाएगा कुछ ना कुछ आपको, जैसे मैंने कल 1-2 क्वेश्चन कराएंगे।
डिस्टेंस दे रखा है, ना टाइम दे रखा है, कुछ भी नहीं है। केवल एनालिसिस कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कि स्पीड का रेशियो क्या रहा। समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे 3 शहर P, Q और R। Q P और R से बराबर दूरी पे है। इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि P, R और Q तीनों एक ही किनारे पर स्थित है, तो एक सीधी रेखा में होने चाहिए। अगर Q, P और R दोनों से बराबर दूरी पर है, Q कहाँ होना चाहिए? नीचे। अगर ये बीच में होगा तो जितनी दूरी P से होगी उतनी दूरी R से। आप साइड में रखेंगे तो बराबर दूरी हो सकती कभी। इसलिए अब देखो Q की R से भी दूरी बराबर है और P से भी दूरी बराबर है, दूरी बराबर। अब सवाल P से Q तक जाने में, P से Q तक आने में और जाने में कुल कितने घंटे लगते हैं? मतलब आप समझ रहे हैं P से गए Q तक और वापस आए, इस पूरे प्रोसेस में आपको कितने घंटे लगे? P से R तक जाने में 4 घंटे लगते हैं। अगर आप P से लेके R तक जाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने? 4। अब जरा ध्यान से समझो, जितनी दूरी P से Q तक की है उतनी दूरी Q से R तक। तो अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब P से Q तक भी 2 घंटे में पहुँच गए होंगे और Q से R तक कितने घंटे? अब तो समझ में आ गई होगी बात। आप ये कह सकते हैं कि 10 घंटे जाने आने में लगे तो 2 घंटे तो लग गए जाने में और 8 घंटे लग गए। इतना काम केवल आपको करना है। अगर 4 घंटे लग रहे हैं मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, P से लेके यहाँ तक आ रहे हैं 7, 2 घंटे P से Q तक होंगे क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही है और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 2 घंटे अगर लगे होंगे तो 2 घंटे आगे में लगे होंगे, टोटल 4 घंटे। तो यहाँ P से Q तक 2 घंटे लगे होंगे और वापस आने में कितना लगा होगा? 8 घंटे। टोटल कितना टाइम लग रहा है? इनमें से ये बता दो कि धारा की दिशा वाला कौन सा टाइम है? क्योंकि धारा की दिशा में कम लगता है टाइम और धारा के विपरीत ज्यादा, यानी कि धारा की दिशा P से R की तरफ है और धारा के विपरीत आना तो R से P। कल ही बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ डिस्टेंस सेम है ना P और Q के बीच, और आपसे पूछा जाए x का और y का रेशियो क्या होगा, तो मैंने ये कहा था कि जो टाइम लग रहा है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, एक बार उनको प्लस कर लो, एक बार उनको, तो आप एक बार प्लस कर लीजिए 8 घंटे और प्लस 2 घंटे और 8 घंटे माइनस 8 और 2 कितना होता है? 10। 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 5। कॉन्सेप्ट में कल बता चुका हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो। तो स्पीड क्या होती है? धारा की दिशा में स्पीड होती है x प्लस वाई और धारा के विपरीत होती है x माइनस। तो स्पीड का रेशियो जो होगा इस टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। 2 और 8 का अनुपात 1:4 ही तो आ रहा है, 1:4 का उल्टा कितना होगा? अब ये अनुपात में मैंने आपको पढ़ाया था, रेशियो में मैंने बताया था कि यहाँ से अगर x और y का रेशियो निकालते हैं, एक बार प्लस कर लो, एक बार 4 + 1 कितना हो जाएगा? और 4 में से 1 घटाएंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे दिखा दिया मैंने कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को एक बार जोड़ दो और एक बार x और y का रेशियो निकलेगा। x क्या है? शांत जल में नाव के द्वारा चलेगी चाल, और y क्या है? उस नदी की चाल, या फिर आप कह सकते हैं धारा की चाल। एक नाव प्रति प्रवाह 24 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में 6 घंटे लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए कि प्रति प्रवाह का मतलब धारा की दिशा में या धारा के विपरीत? कितने किलोमीटर? थोड़े वर्ड है इनसे कनेक्ट कर लिया करो अगर हिंदी में भी पढ़े। प्रति का मतलब होता है एंटी, तो एंटी अगर प्रवाह का मतलब क्या होगा? लोग एंटी जाएंगे। अब प्रति प्रवाह लिखा हो, प्रतिकूल लिखा हो, ऊर्ध्व प्रवाह लिखा हो, ये शब्द क्या है? नेगेटिव शब्द है। इसका मतलब धारा के विपरीत।
हिंदी में अटेम्प्ट सॉरी इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप स्ट्रीम लिखा हो तो धारा के विपरीत, डाउन स्ट्रीम लिखा हो तो धारा की दिशा में। अब यहाँ पर 26 किलोमीटर की पहले 24 किलोमीटर गए धारा के विपरीत, अभी भी बात नहीं, और फिर धारा की दिशा में 36 किलोमीटर के, और इनको जो टाइम लग रहा है वो कितने घंटे का लग रहा है? अच्छा, टाइम कैसे निकाल सकते हैं? दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम आएगा। धारा के विपरीत हमारी चाल होती है x माइनस, और धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस। तो धारा के विपरीत जितना चले उसको x माइनस वाई से डिवाइड कर लो, धारा की दिशा में जितना चले उसको x प्लस वाई से। उसके बाद हम जो भी आएगा ये दोनों का टाइम मिला के कितना होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है 6 घंटे 30 मिनट, क्या ऐसे लिख सकते हैं 6 से 1/2 या फिर 13/2 घंटा, 6.5 घंटे ही तो टाइम नहीं। अब इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। अब 36 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहे हैं और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। यहाँ x माइनस वाई आएगा और यहाँ x प्लस। जैसे ही इन्होंने चेंज किया, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत गए और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में गए, तो इनको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 13। अब टाइम कितना लग रहा है? 13। सवाल का कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल काम है कि इक्वेशन बने। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या है? धारा के विपरीत स्पीड, और ये क्या है? धारा की दिशा में स्पीड। तो चाहे तो आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ आप स्ट्रीम स्पीड लिख लो, यहाँ आप डाउन स्ट्रीम स्पीड, लेकिन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप ये बताइए, नीचे वाली वैल्यू तो बराबर ही सब है, इसका मतलब प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत क्या करना है? आप प्लस करो या माइनस, आप वैल्यू एक कैंसिल करोगे। अगर x माइनस वाई कैंसिल कर लोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई कैंसिल कर लोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। करना क्या है, कोई भी एक पार्ट बराबर करो, या तो ये वाला बराबर करो या फिर कोई बहुत विशेष समस्या है भी नहीं, क्योंकि आपको पता है 36 और 24 यहाँ भी और यहाँ भी 24 और 36 है, तो हम एलसीएम ले ले रहे हैं 72। अगर मुझे ऊपर वाली वैल्यू को 72 बनाना है तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करोगे, और यहाँ 72 बनाना है तो करना पड़ेगा। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे होगी? ये वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा? अब पता है क्या है, इनको घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप घटाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाने चाहिए, प्लस की जगह माइनस हो जाता है और माइनस की जगह प्लस। अब आप बताइए ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? 24 × 3 कितना हुआ? 36 × 2 कितना हुआ? 72 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचा? 36 × 3 कितना होगा? 108। और 24 × 2 कितना होगा? 108 में से 48 घटा दो, कितना बचा? 60 बचा। 108 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा? और डिवाइड में आएगा x प्लस 6 × 3 कितना हुआ? 18 में से 13 घटा दो, 5 से 60 हमारा कितने बार में कटता है? x प्लस वाई की वैल्यू कंफर्म हो गई है, कितनी हो गई? यानी कि धारा की दिशा में आपकी चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका यूज करके आप कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लो, चाहे आप ये वाला पहले वाला इक्वेशन ले लो। देखो पहला इक्वेशन क्या लिखा है? 24/x माइनस प्लस, इसको पूरा नहीं लिखना है। 36 किलोमीटर गया है और स्पीड है x प्लस वाई कितना है? तो अगर आप यहाँ 36 को x प्लस वाई की जगह क्या ले रहा है? 12, और बराबर में कुल कितने घंटे? 6 घंटे। तो 12 की स्पीड से 36 किलोमीटर जाने में कुल कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। अगर 12 की स्पीड से 36 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे होंगे, तो ये जो 24 किलोमीटर आप गए हो x माइनस वाई की स्पीड से, इसमें भी तो 3 ही घंटे लगेंगे। ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि आपको 3 घंटे लगे इस 24 किलोमीटर जाने में x माइनस वाई की स्पीड से। 3 से जरा 24 काटो कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? अब पता है क्या, ये जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पहले सॉल्व किया और फिर x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के बाद पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर में मत करना, ये केवल यहाँ समझाने आपको पता है 36 किलोमीटर ही तो गए धारा की दिशा में 12 की स्पीड से, यही सॉल्व करना। कितने घंटे लगेंगे? टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? इसका मतलब यहाँ भी कितने घंटे लगने चाहिए? 3 घंटे में 24 किलोमीटर जाओगे तो कितनी स्पीड रखोगे? 3 घंटे में 24 किलोमीटर जाने के लिए क्या स्पीड 8 नहीं चाहिए? इसीलिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? तो
आप इसको जरा थोड़ा मॉडल करिएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, डेटा इधर उधर चेंज होता रहता है, एक ही तरीका बना है, इसके अलावा कुछ नहीं। x माइनस वाई 8 आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि सिर्फ x की वैल्यू बताओ। तो एक प्लस का इक्वेशन और एक, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस करके आधा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस करके आधा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 प्लस 8 20 होता है, और 20 का आधा कितना हो जाएगा। यानी कि शांत जल में अगर नदी का पानी ठहरा हुआ है तो उसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अच्छा सवाल। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर जाता है और वापस भी आता है, तो देखो जाने आने का मैं प्रोसेस पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। अगर एक तरफ से धारा की दिशा में जाएगा तो दूसरी तरफ से धारा के, इसीलिए एक बार स्पीड x प्लस वाई रहेगी और एक बार स्पीड जाने आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है। टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 सेकंड। अब आगे की x और y की वैल्यू एक इक्वेशन से, देखो एक बात हमेशा अलजेब्रा में भी काम में आएगी, यहाँ जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तभी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर वेरिएबल कितने, तो x और y दो वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी है, एक ही है। तो इसमें आप किसी का मान नहीं निकाल जब तक आपको कोई और नहीं निकालना। यहाँ पर वेरिएबल दो थे, इक्वेशन दो थी, तो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आप वेरिएबल ज़्यादा है, ओवर है, और इक्वेशन कम है ना, तो फिर आप समझ लो कि उस वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। यहाँ पे तो हम अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे। धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जाता है, और धारा की विपरीत, दोनों में समय कैसा लगता है। कल बताया था, अगर टाइम सेम है तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत डिस्टेंस अलग अलग होगा। x और y का रेशियो कैसे निकालना है, एक बार प्लस करना है, एक बार आप खुद सोचो। सेम टाइम में धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जा रहे हैं, और धारा के विपरीत, अगर सेम टाइम में धारा के विपरीत और धारा की दिशा में 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर जा रहे हैं, तो सेम टाइम में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो स्पीड का होगा, यानी स्पीड भी 3 2 के अनुपात में होगी। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत जो स्पीड होगी वो भी किस रेशियो में होगी, 3:2 के। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई धारा की दिशा में स्पीड और x माइनस वाई इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या होना चाहिए। अब हम ऐसे लिख ले रहे हैं इसको 3s, और इसको लिख ले रहे हैं, क्योंकि 3 और 2 नहीं है, 3s और 2s लिखने का कोई दिक्कत थोड़ी ना। या फिर x और y अलग अलग, जैसे यहाँ पर धारा तथा नाव की चाल निकालना है, तो आप x और y का रेशियो निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था एक बार प्लस करेंगे और एक बार, जैसे x और y का निकालना है, एक बार प्लस कर दो 3 प्लस, एक बार माइनस कर दो 3 में से 3 माइनस। तो आपका जो x और y का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये तो कल ही पढ़ाया कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस चल रहा है वो एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, तो x और y का रेशियो कितना है। यानी कि शांत जल में व्यक्ति की चाल अगर 5 होगी तो धारा की चाल कितनी होगी, यहाँ पता है x और y आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ और ले लो, इसको 5 के मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 5 के ले ले रहे हैं और y की वैल्यू 1 की, क्योंकि x और y का यूज जब हम सवाल में कर रहे हो दोबारा मत देखो, कंफ्यूजन होता है। 72 x प्लस y कितना हो जाएगा, 5 और 1, और a भी लिखना है साथ। 72 x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, बराबर में कितने होंगे, अगर 6 से 72 काटेंगे कितना देगा, 4 से 72 18, 18 प्लस 12 कितना होता है 30, नीचे तो के कॉमन ही आ जाएगा, अरे नीचे की वैल्यू तो सेम है, के इधर भी बचा के इधर भी, तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर 18 प्लस 12 30, और नीचे कितना आएगा बराबर में आ गया कितना, 10 से आप काटेंगे 0 जाएगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ रही है। अब जो आपसे पूछेगा धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू, को आप यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। धारा की चाल कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। अगर पूछे शांत जल में नाव की चाल तो 5 k की वैल्यू 3 आ गई, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15।
108 जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में तो 108 ही तो आएगा ऊपर, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएंगे। 108 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। ऐसा है ना, अगर आप इसका एक एक स्टेप लिखते हैं तो ये सवाल बहुत लंबा लगेगा, इसलिए आप कोशिश ये करो कि वहीं कैलकुलेशन कर लो थोड़ी बहुत। बाकी वोल्टेज स्टेप में और कुछ ऐसा है नहीं, सवाल हो सकता है थोड़े आपको अगर लगे कोई ऐसा जो नहीं हो रहा है तो पूछ लेना, वही देखा था कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं जो बनना पाए इतने कॉन्सेप्ट पर। थोड़ा सा ट्रेन पर रह गया तो करा देंगे। पहला क्वेश्चन तो हो गया बोलो। पहली क्लास किस दिन लगी थी, किस डेट पे लगी थी? पहले दिन किया है कोई नहीं आया था पहले दिन, तो क्लास कैसे लगी होगी? हाँ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा 5 उसके बाद तो बारिश हो रही थी, शायद मुझे लग रहा है 15 से लगी।
ऐसे सवाल किए थे कि कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, टाइम वाले नहीं किए थे। टाइम निकालने के लिए आपको रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ेगी। चलो देखो, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर। यानी कि अगर ए को बी को पकड़ना है तो 500 मीटर की दूरी चलेगी। अब टाइम जब निकालोगे आप ध्यान रखना कि डिस्टेंस जितना है उनके बीच में वो तो आपको ट्रेवल करना ही करना है, लेकिन प्रॉपर एक ही स्पीड से नहीं। जब दोनों व्यक्ति चल रहे होंगे तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? रिलेटिव स्पीड। अब एक ही दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पर लिखा है समान दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं? एक ही दिशा में चलने पर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 48 में से हमें माइनस करना होगा कितना? 12। तो आपकी जो स्पीड है वो 48 नहीं रहेगी, क्योंकि 12 की स्पीड से तो आगे वाला भी चल रहा है। आप चलेंगे 48 की स्पीड से, लेकिन आप पकड़ेंगे उसको 36 की स्पीड से। अगर 48 आप आगे बढ़ रहे हैं तो 12 को भी तो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है केवल आपकी स्पीड पर 36 किलोमीटर प्रति उसको पकड़ने के लिए। अब ये मीटर में तो क्या इसको किलोमीटर प्रति घंटा में रख सकते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5/18 से। मीटर के साथ हम हमेशा स्पीड की जो यूनिट रखेंगे वो क्या रखेंगे? मीटर पर सेकंड। आपको तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 36 ही तो है। 48 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 36। तो ऊपर क्या बचा? 500 और नीचे बचा 5 × 2 10। 10 से हम एक जगह और कैंसिल कर लेंगे, यानी कि इसको पकड़ने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 50 सेकंड। ठीक है, अगला सवाल। एक चोर है और एक पुलिसकर्मी है, इनके बीच में 150 मीटर का डिस्टेंस है। इनके बीच में कितना है? 150 मीटर का डिस्टेंस। चोर 11 की स्पीड से भागता है और सिपाही 12 की स्पीड से उसका पीछा करता है। पूछा ये गया 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो पहले तो ये देखेंगे ना, चोर और सिपाही के बीच में 6 मिनट में उनके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो रहा है। आप खुद ही देखो, टाइम 6 मिनट दे ही रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना सिपाही चोर को पकड़ रहा है ना, तो सिपाही चोर को पकड़ेगा तो चोर सिपाही की स्पीड ज्यादा है यहाँ पर कितनी? 12। और चोर की स्पीड कितनी? तो अगर हम बात करें तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर सिपाही ज्यादा चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस सिपाही ज्यादा चल रहा है 6 मिनट में, ये देखेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड और इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड देखिए क्या होगी? माइनस हो जाएगी सिपाही की स्पीड में से चोर की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो 12 में से हमने माइनस कर दिया कितना? अब दूसरी बात याद रखना, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 5/18 से, क्योंकि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस दे रखा है वो किस में दे रखा है? आगे बढ़ते। टाइम कितना है? 6 मिनट का है, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड लगा रहे हो तो सेकंड में होगा ना टाइम। 6 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे? 6 मिनट में सेकंड कितने होंगे? 360। अब आप सॉल्व कर दो। 18 से 36 कटेगा 2 बार में, यानी कि 20। 20 और 5 का मल्टीप्लाई 100। 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। सिपाही 6 मिनट तक पीछा करेगा, और 6 मिनट तक पीछा करेगा तो उसके बाद भी वो कितने मीटर पकड़ पाएगा? 100। दोनों के बीच का गैप है कितने मीटर? 150 मीटर। अगर सिपाही ने चोर को 100 मीटर पीछे कर दिया तब भी उनके बीच का गैप कितना बचेगा? अरे आपसे कोई 150 मीटर दूरी पे खड़ा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, आप 100 मीटर चल चुके हैं, तब भी आप कितनी दूरी पर रह जाएंगे? तो ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। लेकिन एक चीज आप याद रखना, ये सवाल जब भी आएगा किसी भी परीक्षा में, मतलब पहले भी आएगा और आगे भी आएंगे, ये तो रिसेंटली का ये सवाल ये पूछा इस बेस पे नहीं जाता कि आप रिलेटिव स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सिपाही की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर की स्पीड, तो आप ये जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड का मतलब आप इसको माइनस करेंगे, या फिर आप ये समझ लो कि जो सिपाही है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। ये तो मतलब वो सिपाही 1 घंटे में कितने किलोमीटर ज्यादा चल रहा है? तो अगर आपसे बात यहाँ पर मिनट में की गई तो 1 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे? 60 मिनट। और यहाँ मीटर में कर रही है तो मीटर कितने होंगे? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि 60 मिनट में जो सिपाही है वो चोर से 1000 मीटर ज्यादा दूरी चलता है। तो 6 मिनट में निकालेंगे तो 0 से 0 काट लो, 6 मिनट में कितना ज्यादा चलेगा? 100 मीटर ज्यादा चलेगा। हमने 6 मिनट में पूरा फॉर्मूला लगाया तब पता लगा कितने मीटर चल पा रहे हैं? 100 मीटर। तो मैंने तो अभी तक जितने सवाल देखे 6 मिनट की जगह कल को 18 मिनट कर देगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना है।
अगर 6 की जगह 18 मिनट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। तो आप सवाल देखना जो आए मैंने तो अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं देखा जो इस तरीके से नहीं हुआ। 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर दूरी चल रहा है सिपाही जोड़ के रिस्पेक्ट में ज्यादा, तो 60 मिनट में तो 1000 मीटर हुआ ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, अरे कौन सी दुनिया में खो गए हो। तो 6 मिनट में कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो अगर 6 मिनट में 100 मीटर दूरी चलेगा तब भी 150 मीटर का गैप है, 100 मीटर चल रहे तब भी कितना बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर। कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, लेकिन उससे आगे एक बस है, कार तो पीछे है, आगे क्या है बस। कितने मीटर आगे है, 35 मीटर आगे एक बस खड़ी होगी। अब पता है क्या, इन्होंने कहा 15 सेकंड के बाद बस तो पीछे होगी कार से। कितना पीछे हो गई, 40 मीटर। आप मुझे एक बात बताओ, कार अभी बस से कितना पीछे है, लेकिन ये आगे पहुंच गई कितना, तो इसका मतलब अगर इस कार को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा तो कुल कितना दूरी चलेगी, 75 मीटर। 30 मीटर तो ये पीछे है, इस बस के पास पहुंचने में इसे लगेगी 35 मीटर, और उसके बाद बस से आगे निकलेगी 40 मीटर, तो 40 मीटर और चलना होगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कार को दूरी चलनी होगी कितनी। और आपको बता दिया है कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये कितने सेकेंड में हो पाया है, 15 सेकेंड। ठीक है, इतने बात क्लियर हो गई। आपसे पूछ रहा है बस की चाल क्या होगी जब दोनों ही कार और बस दोनों चल रही होगी, तो यहाँ पर स्पीड की जगह आप क्या लगाओगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, स्पीड बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताइए रिलेटिव स्पीड क्या, बस की चाल हमें पता ही नहीं है, तो चलो हम मान ले रहे हैं बस की चाल क्या है, x किलोमीटर। ठीक है, बस की चाल हमने अपनी तरफ से मान ली। अच्छा, कार तेज चल रही है बस, क्योंकि कार पीछे थी और आगे हो गई, तो कार की स्पीड में से हम बस की स्पीड घटाएंगे रिलेटिव स्पीड में। आप देखिए कार की स्पीड कितनी है, 70, और बस की स्पीड हमने कितनी मान ली, लेकिन ये जो स्पीड है ये किसमें है, किलोमीटर प्रति। अब आगे देखिए डिस्टेंस कितना चला है आपने, 75 मीटर। टाइम कितना लगा है, 15 सेकंड। 75 मीटर का डिस्टेंस 15 सेकंड में ट्रेवल किया है। आप ये बताओ कि अगर मैंने इसको 15 से 75 को डिवाइड किया तो कितना बार आएगा, लेकिन ये इधर मीटर पर सेकंड है और इधर क्या है, तो चेंज तो करना पड़ेगा, या तो इसको चेंज करो इसमें या इसको इसमें। तो इधर वाले को मत चेंज, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5। 5 से 5 कट जाएगा, 70 माइनस x की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, तो आप बताइए कि x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि बस की जो स्पीड है वो 52 किलोमीटर। करो जल्दी से।
बस देखो पता है क्या है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है तो उसके साथ आपको स्पीड बता, ठीक है। इस वाले सवाल में ना तो डिस्टेंस दे रखा है ना स्पीड बताइए, बस टाइम बताया 8 बजे चलिए तो कितने बजे पहुंच रही है ट्रेन, 2 बजे। चलो अब जरा समझते हैं। यहाँ से इन्होंने कहा कि ट्रेन ए है और यहाँ ट्रेन बी, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है, 115, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं, 115 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात समझिए, एक ट्रेन जो ए है ना वो 7 बजे बी की तरफ चलती है, यहां से जो ट्रेन चल रही है वो कितने बजे चलेगी, 7 बजे। एम लिखा है यानी कि कितनी स्पीड से चल रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी ट्रेन का चलने का टाइम क्या है, दूसरी ट्रेन यहां से चल रही है लेकिन वो 7 बजे नहीं चली है, ये जो दूसरी ट्रेन है वो इधर की तरफ कितने बजे चल रही है, 8 बजे। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये गलती मत करना कि 7 बजे से ही तुम रिलेटिव स्पीड लगा दो, क्योंकि एक ट्रेन 7 बजे चली और दूसरी, जब दोनों ट्रेन रनिंग में होंगी तभी रिलेटिव स्पीड लगेगी। 7 से 8 के बीच में क्या दोनों ट्रेन चल रही थी, केवल ये वाली ट्रेन ही तो चली है, 7 और 8 के बीच में यही ट्रेन तो चल रही है। तो हमें इतना पता है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक केवल ये पहली ट्रेन चली है जो यहाँ से चल रही है। जरा सोच के बताओ इसकी स्पीड कितनी है, 25 की स्पीड 7 से 8 के बीच में, एक ही घंटे तो चली है ट्रेन। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ट्रेन 7 से 8 के बीच में कितने घंटे चली है, 1 घंटा। तो 1 घंटे केवल एक ही ट्रेन में एक ही ट्रेन चल रही थी और 8 बजे के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी। तो आप ये बताइए 25 की स्पीड से 1 घंटे में कोई ट्रेन कितनी दूरी चल रही है, जाहिर सी बात है 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही हमारी स्पीड है और 1 घंटे चले हैं तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी। जब डिस्टेंस 25 किलोमीटर आपने चला है तो डिस्टेंस तो कम हो जाएगा 25 इसमें से, 115 में से 25 घटा दो, यानी कि दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा। तो ये जो ट्रेन ए थी ये आगे की तरफ अब यहाँ आ गई, ठीक है। तो पहले ये ट्रेन 115 किलोमीटर की दूरी पर थी, जब 7 बजे से 8 बजे तक इसने 1 घंटे 25 की स्पीड से ये ट्रेन चली तो 25 किलोमीटर दूरी कम हो गई। अब दूरी कितनी बची, सिर्फ 90 किलोमीटर बची। तो अब 8 बजे के बाद जैसे ही 8 बजते हैं तो 8 बजे जो ट्रेन ए थी वो यहां से लेके कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो सबसे पहले आप ये दिखा करो पहले कौन सी ट्रेन चली, कितना पहले चली, ये 7 बजे चली और ये कितने बजे, तो 1 घंटा पहले चली। 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 25 किलोमीटर कम कर दिया, बचा कितना। अब इसके बाद देखो कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो दूरी इनके बीच की 115 मत लगाना, अब कितनी हो जाएगी, लेकिन अब यहां से आप स्पीड की जगह क्या लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, क्योंकि अब दोनों ट्रेन का चलना शुरू हो गया। पहली ट्रेन तो चली रही थी, दूसरी वाली 8 बजे चलने लगी, तो दोनों ट्रेन चल रही, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। डायरेक्शन कैसी इनकी अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो इसकी 25 और इसकी 20 है, तो 25 प्लस 20 इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 से 90 को काटेंगे तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। लेकिन ये 2 घंटा 8 बजे के बाद लगा है। जब 8 बज गए तो उसके बाद कितने घंटे लगे, 2। तो अगर 8 बजे के बाद 2 घंटे और लग गए आपको तो कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी, 10 बजे। तो आपका आंसर होगा 10 बजे। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसी सवाल में, ठीक है, कि जो ट्रेन मिली है ए से, सॉरी मैं लिखना ही चाह रहा था, ट्रेन ए मिलने से पहले कितनी दूरी चली, जल्दी से बता दो। ट्रेन ए बी से जब ये रास्ते में कहीं पे एक जगह पर जहां भी मिलती है तो ट्रेन ए ने उस समय तक कितनी दूरी चलती थी। अच्छा ट्रेन ए कितने बजे चली, 7 बजे, और मिली कितने बजे, 10 बजे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ट्रेन ए ने जो यात्रा की वो कितने घंटे की। तो
अगर दूरी निकालते तो क्या करते हैं, स्पीड को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ट्रेन एक की स्पीड कितनी है 25, और 3 घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी, 25 की स्पीड से 3 घंटे में चलेगी दूरी कितनी होगी। अगर पूछा जाए ट्रेन बी ने कितनी दूरी चली, तो ट्रेन बी 8 बजे चली 10 बजे मिल गई तो 2 ही घंटे चली। 20 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चलोगी, 75 और 40 मिला लो कितना हो जाएगा 115। अब ये वाले सवाल तो आपको ये परेशान कर रहे हैं कि इसमें कुछ दे नहीं लगता डेटा, तो ये करेंगे कैसे, फिर भी ये हो ऐसे तो सवाल होते हैं जब आपको टाइम केवल दे रखा है, वो भी आपसे ये बताया कि इतने बजे ट्रेन चली, वहां से चली कानपुर से। अब देखो एक ट्रेन कानपुर से चल रही है और कहां पहुंच रही है, दिल्ली। कानपुर से जो ट्रेन चली है वो कितने बजे चली है, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे ट्रेन चली है और पहुंची कितने बजे, दिल्ली कितने बजे पहुंच रही है, 2 बजे दोपहर। दोपहर के 2 बजे का मतलब ये हो गया 2 PM। क्या ये बता सकते हो कानपुर से दिल्ली पहुंचने में इस ट्रेन को कितने घंटे लगे, 8 बजे चलिए तो 2 बजे तक पहुंचने का मतलब ये है कि ये वाली जो ट्रेन है इसको टाइम लग रहा है कितने घंटे। दूसरी ट्रेन यहां से कितने बजे चली, ये भी 8 बजे ही चली। जो दूसरी वाली ट्रेन है वो कहां से चल रही है, दिल्ली से। सुबह 8 बजे ही चली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहुंची कितने बजे, शाम को 5 बजे। तो ये वाली ट्रेन 8 बजे तो चली, लेकिन कानपुर पहुंचने में कितने बज गए इसको, 5 बजे। तो आप बताइए इस ट्रेन को तो कितने घंटे, 3 घंटे ज्यादा लगे, यानी कि 9। तो दूसरी ट्रेन को 9 घंटे लगे और पहली ट्रेन को कितना लगा, 6 घंटे। स्पीड किसकी ज्यादा हुई है, जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड। आपसे पूछा ये जाएगा इन सवालों में कि कितने बजे वे मिले, दोनों ट्रेन का मिलने का टाइम, ठीक है, दोनों में एक ही बात पूछी। अब इस बार सवाल में भी जरा डेटा सेट कर लेते हैं। एक ट्रेन कितने बजे चली है, 10 बजे सुबह। कहां से चल रही है, जो ट्रेन 10 बजे चली है वो कहां से चली है, जयपुर से। जयपुर के लिए हम जे। अब जयपुर से इस ट्रेन को कहां पहुंचना था, दिल्ली। दिल्ली पहुंचने में अगर हम बात करें तो इसको टाइम लगा कितना, 3 बज गए। 10 बजे ट्रेन चली और पहुंची कितने बजे, तो कितने घंटे लगे इसको, 10 बजे चलने का मतलब ये हो गया कि इस ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 घंटे। दूसरी ट्रेन 11 बजे चली और कितने बजे पहुंची, जो दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से चली है और पहुंची कहां है, जयपुर। तो दिल्ली से जयपुर एक ट्रेन आ रही जो यहां से चली कितने बजे है, 11 बजे AM और पहुंची कितने बजे, जरा बताइए इसको कितने घंटे लगे, 11 बजे से 6 बजे तक, 7। बस इतना डेटा है, आपको बताना है बीच में ये मिलेगी तो कहां पर कितने बजे, सॉरी ये तो नहीं पूछ सकता किस जगह पर मिलेगी, लेकिन ये पूछेगा कितने बजे मिलेगी। टाइम दे रखा तो टाइम नहीं बता पाएंगे आप, डिस्टेंस नहीं बता पाओगे। इस सवाल का आंसर डिस्टेंस पे अगर डिपेंड कर रहा होता तो सवाल में डिस्टेंस दिया जाता, लेकिन कोई जरूरत नहीं। डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड भी तो बदलेगी। अच्छा डिस्टेंस डबल होगी तो स्पीड भी तो डबल हो जाएगी इसकी। टाइम तो इतना ही लगेगा 6 घंटे, दूरी डबल होगी तो स्पीड भी डबल हो जाएगी। इसलिए आप डिस्टेंस अपनी मर्जी से जो चाहे वो मान लो, लेकिन ऐसा मानना है स्पीड थोड़ा ठीक है। 6 और 9 का एलसीएम बताओ कितना, तो मैंने ये मान लिया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अब किसी को अगर लगता है 18 क्यों मान लिया, आप 36 मान लो, 180 मान लो, लेकिन नंबर ऐसा मानना है जो 6 से 9 से कट जाए, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए कि 6 घंटे में जो ट्रेन 18 किलोमीटर जाएगी, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि 6 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगी तो 1 घंटे में कितना जाएगी। तो इसका मतलब इस पहली ट्रेन की स्पीड है 3 किलोमीटर। जो ट्रेन इधर से आ रही है, ये वाली जो ट्रेन है दूसरी वाली, ये 9 घंटे में कितना जा रही है, तो 9 घंटे में 18 किलोमीटर, 9 से 18 को भाग कर लो, 1 घंटे में कितना जाएगी। इसका मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 18 है तो एक ट्रेन की स्पीड 3 है और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है। अगर आप 36 मान लोगे कल, तो 36 मानोगे तो उसकी स्पीड 6 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। भाई अगर डिस्टेंस को डबल मानोगे तो स्पीड भी तो डबल हो जाएगी, टाइम पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही उससे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपसे कहा गया कि दोनों ट्रेन एक इधर से 8 बजे चली और एक इधर से 8, तो आपसे पूछ रहे कितने टाइम में मिलेंगी, यानी कि मिलने में समय कितना लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इनके बीच का डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो रिलेटिव स्पीड तो प्लस हो जानी, तो प्लस कर दो। 3 + 2 कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कुछ भी डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड क्यों सोची? क्योंकि ट्रेन 8 बजे ये वाली भी चली और 8 बजे, जबकि यहाँ थोड़ा दिक्कत था, एक 7 बजे चली और दूसरी कितने बजे। तो मैंने पहले देखा 8 बजे तक जो ट्रेन पहले चली वो कितना डिस्टेंस चल चुकी है आगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 3 बार 15, 3 सही 3/5। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 घंटे तो कंप्लीट लगे। ठीक है, अब 3 घंटे तो कंप्लीट हो ही है, 3/5 घंटे में मिनट बता दो कितने लगे। अरे भाई एक बात बताओ, 60 ही तो मिनट होते हैं 1 घंटे में, 5 से काटोगे 12, 12 × 3, यानी कि अगर मैं 3/5 घंटे को मिनट में बदल दूं तो कितने मिनट होंगे? इन दोनों को मिलने में 3 घंटे 36 मिनट लग रहे हैं। आप खुद ही समझ लो कि 8 बजे जो ट्रेन चली है वो 3 घंटे 36 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन को मिल रही है रास्ते में। इसका मतलब उनके मिलने का समय होगा 11:36, और वो भी कौन सा? PM। अगर 12 बजे के बाद का समय आता तो PM में चेंज हो जाता, अभी तो 12 ही बजे, तो इसका मतलब 11:36 में मिलेंगे। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझ लो, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये कि यहाँ पर एक ट्रेन चली सुबह 10 बजे और दूसरी चली कितने बजे? तो 1 घंटे का तो गैप है दोनों ट्रेन में। तो आपको स्टार्टिंग टाइम का ध्यान रखना, स्टार्टिंग टाइम सेम है तो डायरेक्ट टाइम आ जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट है तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 7 और 5 का एलसीएम बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस क्या मानेंगे? जो 7 और 5 से कट जाए इजी नंबर, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस हम कितना मानेंगे? 35 किलोमीटर। अब आप निकालिए स्पीड। पहले इस वाली ट्रेन की बात करते हैं, 5 घंटे में 35 चलने का मतलब स्पीड हो गई कितनी? 7 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 7 ही तो किलोमीटर जाएंगे। अब इस वाली ट्रेन की स्पीड में बात करो, ये 7 घंटे में 35 जा रही है तो स्पीड हो जाएगी कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे की स्पीड पता लगी। अब तो सवाल ऐसा बन गया, ये वाला जैसा ये था, करते सो। पहले कौन सी ट्रेन चली? जो यहाँ से जयपुर से चल रही है, क्योंकि ये 10 बजे चली और ये कितने बजे? थोड़ा सा समझाइए। जो पहले वाली ट्रेन है जो फर्स्ट नंबर पे चली वो 10 बजे चली ना, पहली ट्रेन कितने बजे चली और दूसरी वाली कितने बजे चली? 11। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि 10 से 11 के बीच में केवल एक ही ट्रेन चली है और 11 बजे के बाद दोनों चल रही, पहली भी चल रही है और दूसरी। बस इतना समझ लिया तो हो गया सवाल। देखो 10 बजे से लेके 11 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 10 बजे तक 11 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। पहली ट्रेन तो चली, देख लो पहले कौन सी चल रही है? फर्स्ट वाली। तो इसकी स्पीड है 7। अगर 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 1 घंटे ये ट्रेन चली है तो कुल कितनी दूरी चली होगी? और है कितना बीच में? तो 35 थी, 7 तो चल चुके हैं, यानी कि बीच में जो डिस्टेंस बचा है उससे तो कितना बचा है? 28। अब तो 28 किलोमीटर ही बचा है। 35 किलोमीटर में 7 किलोमीटर चलने के बाद कितना हो गया? 28 किलोमीटर। अब ये 28 किलोमीटर जब चलेगी तो दोनों ट्रेन चल रही, पहली भी और दूसरी। तो टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन, अब लगाएंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अब तो दोनों ट्रेन चल रही है। जब दोनों ट्रेन चलेंगी तो क्या लगाएंगे? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होगी प्लस 7 और प्लस 5, कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड? 12। मैंने लिखा नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड तो प्लस कर ही रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ अभी तक एक ही ट्रेन चल रही थी तो एक की स्पीड लगाएंगे, जब दोनों चलेंगी तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करते हैं? प्लस कर देंगे। 7 इसकी 5 इसकी, टोटल कितनी हुई? 4 से कट गए, 4 से कट गए, 4 का 7 बार, 4 का 3, यानी कि 2 सही 1/3। इनको अभी भी मिलने में कितना टाइम लगेगा? 2 सही 1/3 घंटा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 घंटे कंप्लीट है। और 1/3 का मतलब कितने मिनट होगा? 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट। तिहाई घंटे में 20 तो मिनट होते हैं, तो 2 घंटा 20 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिली होंगी। कितने बजे के बाद?
या ये वाला टाइम किसमें जोड़ोगे, 10 में या 11 में? 11 में। क्योंकि 11 बजे के बाद का टाइम निकाला, 11 बजे से पहले का तो हिसाब हो चुका है। 11 बजे के बाद 2 घंटा कितना मिनट लग रहा है, 20। तो 11 AM का टाइम, अब 2 घंटा 20 मिनट के बाद कितना बचेगा, 12, फिर 1 20 होगा। लेकिन अब ये AM नहीं रहेगा, अब किसमें चेंज होगा, 12 बजे के बाद का टाइम AM से PM में चेंज होगा। टाइम कितना होगा, 19।
लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ओवर रखता है। आप सवाल पढ़िए, तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई जहाज डूबने लगता है। तट तो आप जानते ही समझते हैं। अब यहाँ से कितनी दूरी पर जहाज डूब रहा है? 15। कोई भी जहाज होगा यहाँ पर, ये जहाज यहाँ से डूबना शुरू होगा। तो अब ये पता लगा कि ये जो जहाज है ना केवल 18 मिनट तक तैर सकता है, वो भी स्पीड कितनी है इसकी। अच्छा एक बात बताओ, जहाज डूबेगा तो किधर की तरफ जाएगा? तट की तरफ ही तो जाएगा। तो यहाँ से जहाज चलेगा तट की तरफ, और इसकी स्पीड कितनी है? 10। अब यहाँ जो तट है, यहाँ से इन यात्रियों को बचाने के लिए नौका भेजी जाती है। तो आपको ये बताना है कि इस नौका की कम से कम कितनी स्पीड हो कि जितने यात्री हैं सबको बचाएगा। सुनो एक बात, एक और बात का ध्यान रखना। इन्होंने कहा यात्रियों को बैठने में कितने मिनट लगे? तो आपके पास जो टाइम था कितने मिनट का? 18। आपके पास 18 मिनट का टाइम था, 6 मिनट तो यात्रियों को शिफ्ट करने में ही लग रहा है। तो इसका मतलब आपकी जो नौका वहां पर पहुंचनी चाहिए वो कितने मिनट में पहुंचनी चाहिए? 12 मिनट में अगर ये नौका इस जहाज के पास पहुंच जाएगी तो यात्री बच जाएंगे। वो 6 मिनट हमने रिजर्व कर लिए जिसमें हमें यात्रियों को शिफ्ट करना। आपको स्पीड की बात करें तो नौका की हम मान ले रहे हैं क्या? x किलोमीटर। अब आपको पता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। अब बचाने जाएगा तो ये नौका इधर की तरफ आएगी और जहाज इधर की तरफ। तो रिलेटिव स्पीड ही हम निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन तो होता है। आप बताओ दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस या माइनस? तो x प्लस क्या हो जाएगा? जहाज की स्पीड और नौका की स्पीड प्लस हो जाएगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन अप हो जाएगी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। अगर बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तो टाइम कितना है आपके पास से? तो मिनट में ले सकते हैं क्या टाइम? मिनट में नहीं लेंगे टाइम। हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो टाइम है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 12 से 60 हमारा कटेगा 5 बार में, और ये 5 ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब x प्लस 10 बराबर 75 हो गया। तो ये जो नौका है ना, इसकी स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए? 65 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अब इस सवाल को समझने के लिए चाहे आप इतना छाप करना पेपर में है, उसके लिए आप समझो कि हमें कितनी चीजें कितने स्टेप में खत्म करनी। आपने पढ़ा सवाल कि हमारे पास 18 मिनट में है नाव तैरने का समय, 6 मिनट चले जाएंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ कितने मिनट बचेंगे? 12। और दूरी कितनी है? 12 मिनट है और दूरी कितनी है? तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटा बन जाएगा क्या? 12 मिनट में 5 से मल्टीप्लाई करो 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब कितना होगा? 1 घंटा। तो दूरी भी आप इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि आपको ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप 1 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे? चलना नहीं है 75 किलोमीटर, चलना 15 ही मिनट। 15 मिनट में 12 मिनट चलने के लिए 1 घंटे में 75 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। जबकि आपकी स्पीड है कितनी? 75 चाहिए, स्पीड आपकी 10 है। तो आपको हेल्प चाहिए कितने की स्पीड से? 10। अगर आपको 75 की जरूरत है और आपके पास सिर्फ 10 है तो कितने की हेल्प चाहिए? आपको सिग्नेचर तो नहीं बचा किसी का?